दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, राहुल गांधी का वोटर अधिकार यात्रा का समापन हुआ। तमाम विपक्षी दलों के तरफ से एक तरह से कहा जाए कि विपक्ष में जितने भी बड़े लीडर थे वो आज पटना पहुंचे और राहुल गांधी ने जो वोटर अधिकार यात्रा उनका रहा, ये कहा जा रहा है कि करीब 25 जिलों को टच करते हुए वो गुजरे हैं और लगातार वोट अधिकार की बात कर रहे हैं। और यही बात जो है एमआईएम की तरफ से भी लगातार किया जा रहा है। एमआईएम भी जो है कहीं ना कहीं वोटर की बात कर रही है, एसआईआर की बात कर रही है। एसआईआर में जो गड़बड़ियां हैं उसको लेकर जो है एमआईएम ने भी कई सारे सवाल खड़ा किया है। लेकिन महागठबंधन या इंडिया ब्लॉक की तरफ से एमआईएम को जो है अपने साथ नहीं मिलाया गया। एमआईएम कोशिश करती रही कि कहीं ना कहीं महागठबंधन के साथ तालमेल हो जाए, इत्तेहाद हो जाए, नहीं हो पाया। राणा रणजीत साहब हमारे साथ हैं, जो स्टेट सेक्रेटरी हैं एआईएमआईएम का। राणा रणजीत साहब, आपसे पहला सवाल यही होगा कि आज जो है वोटर अधिकार यात्रा का समापन समारोह था। आप लोग भी वही मुद्दे उठा रहे हैं जो मुद्दे विपक्ष की तरफ से आ रहा, राहुल गांधी उठा रहे हैं या तेजस्वी यादव उठा रहे हैं या दूसरे लोग उठा रहे हैं, लेकिन एमआईएम से परहेज है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, ये जो यात्रा था उसको हम लोग भी तारीफ करते हैं। एक अच्छा प्रयास था वोटर्स को जागरूक करने का। और अक्सर इलेक्शन कमीशन इस तरह का काम किया करती थी कि भाई चुनाव से पहले लोगों को जागरूक किया जाए कि भाई अधिक से अधिक मतदान हो। अब इन लोगों ने वोटर जी जी। काटो अभियान शुरू कर, वोटर छाटो अभियान शुरू हाँ कर हाँ। दिया। अभी ढाका विधानसभा के एक इलाके में था, वहां मुझे मालूम चला एक घटना इससे संबंधित है कि महिलाएं, एक वार्ड में लगभग 150 महिलाओं का नाम जो है आपत्ति लिस्ट में डाल दिया गया और उनका वोटर लिस्ट में नाम हटने की प्रक्रिया शुरू थे एमआईएम के। उन्होंने जाकर के चीजों को संभाला। तो वहां तो शुक्र है कि एमआईएम सक्रिय है ढाका विधानसभा में, लेकिन जहां पे नहीं सक्रिय है वहां क्या होगा? आप लोगों का सवाल भी वही है जो सवाल विपक्ष लगातार हाल के दिनों में उठाता रहा है और अभी भी वोटर अधिकार यात्रा के दरमियान जो सवाल विपक्ष ने उठाया है वही सवाल को लेकर आप लोग भी चल रहे हैं। लेकिन जब गठबंधन की बात हो रही है तो एमआईएम को जो है शामिल नहीं कर रहे हैं वो लोग। तो दुख भी है आप लोगों को कि नहीं, कोई दुख एक नहीं तरह से है। आप लोगों ने। कोई हाँ। दुख नहीं है, कोई दुख नहीं है। दुख उनको होगा। हम सरकार बनाने नहीं जा रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि 24 विधायक जीत करके आना है और अगली सरकार हमारे शर्तों पे बनेगी। ये हमारा है। हम लोगों ने एक प्रयास किया कि ये घमंड का चश्मा जो इन पे लगा हुआ है, क्योंकि तेजस्वी यादव जी को समझाने का प्रयास किया, वो नहीं समझ पाए। हम लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष आरजेडी के उनको आवेदन दिया, हर बड़ी पार्टी के लोगों को आवेदन दिया। राहुल गांधी जी एक राष्ट्रीय स्तर के नेता है, एक बड़े नेता है। तो एक बार लोगों ने प्रयास किया। पार्टी का ये कोई कार्यक्रम नहीं था। ये कुछ समझदार लोग जो चाहते नहीं थे कि सेकुलर वोटों का बिखराव हो, उनका ये अपना प्रयास था कि भाई राहुल गांधी जी के माध्यम से हम लोग समझाने का प्रयास करते हैं कि भाई ये अंतिम मौका है, आप गठबंधन करिए, वरना आप सरकार में नहीं आ पाएंगे, भाजपा जैसी ताकत को नहीं हटा पाएंगे, नहीं हरा पाएंगे। ऐसा क्यों है कि लोग ये कह रहे हैं कि एमआईएम या मुस्लिम लीडर को साथ में रखना नहीं चाहती है, महागठबंधन फेस नहीं बनाना चाह रही है या आसपास बैठाना नहीं चाह रही है? ये आप ही लोग उठा रहे हैं सवाल को, आपके पार्टी के कई लोगों ने ये ना, सवाल आप उठा है। उनके यात्रा में क्या आपने जीप पे किसी मुसलमान को देखा? आज एम वाई समीकरण के दम पे ये सरकार बनती है या बनी थी पहले भी, तो एक भी एम का नेता यहाँ नहीं है कि जिसको आप जीप पे खड़ा कर सकते थे। कहाँ आपने अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब को खड़ा किया एक बार भी? कहाँ पहली पंक्ति में कोई मुसलमान नेता नजर आया आपको? उनको चिंता है कि ये जो कौम है, जो मुस्लिम समाज है, वो केवल वोट बैंक बन के रहे, नेता न बने, उनकी पार्टी न खड़ी हो जाए। और अगर जिस दिन पार्टी खड़ी हो गई या इस समाज का कोई नेता पैदा हो जाएगा तो इनका एम वाई समीकरण का क्या होगा? यादव तो हिंदू हो जाता है। अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब का ही उदाहरण आपको दोबारा देता हूं। उनके विधानसभा क्षेत्र में जब यादव समाज भाजपा के टिकट पे आया तो कैसे हार गए? मुसलमान केवल अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब को वोट दिया, यादव तो हिंदू हो गया, भाजपा में चला गया। तो ये कैसा एम वाई समीकरण है? तो राणा रणजीत जो है मुस्लिम लीडरशिप की लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल लड़ रहे हैं। हम लोग जिस पार्टी में हैं और जो पार्टी का पिलर है, और मुसलमान की लड़ाई लड़ने की सब में हिम्मत नहीं है,
मैं चैलेंज करता हूं आरजेडी वाले भाई लोग को, तेजस्वी यादव जी को, कि वक्फ बोर्ड के खिलाफ अपने झंडा के बैनर तले एक छोटा सा भी कार्यक्रम करके दिखाइए। आपकी हिम्मत नहीं, आपको बैलेंस बना के चलना है। मुसलमानों की लड़ाई लड़ने की सब में हिम्मत नहीं है। वोटर अधिकार यात्रा में एक तरह से कहा जाए कि काफी परहेज देखा गया, ये आप कह रहे हैं? बिल्कुल देखा गया। जब काला झंडा भाजपा के लोगों ने दिखाया तो आप उनको बुला करके उनसे बात किए, टॉफी दिए, और हम लोग हरा झंडा वाले लोग जो आपको बोर्ड दिखाते रहे कि गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, अंतिम मौका है, सुधर जाइए, देख लीजिए, अहंकार और घमंड से बाहर निकलिए, तो वो आप नहीं देख पाए। ये अगर वो नहीं संभलेंगे तो चोट औंधे मुंह गिरेंगे और बाद में ये पछताएंगे। अभी इनको समझ में नहीं एमआईएम आ के रहा। बिना एमआईएम के बिना, आपकी पार्टी के बिना, असदुद्दीन वैसी, अख्तरुल ईमान और राणा रणजीत सिंह के बिना जो है महागठबंधन यहाँ मुसलमानों का वोट लेगी, ये आप कह रहे हैं? देखिए, नौजवानों का एक बड़ा तबका ये बात को मान चुका है, और आरजेडी और कांग्रेस जो उनको इस्तेमाल किया इतने दिन तक, बुजुर्गों को जगा रहे हैं। और आप देखिएगा इस बार का जो फैसला आएगा, आरजेडी सर पकड़ करके रख लेगी। जैसे लालू जी ने कहा था ना एक बार 95 के दौर में कि जिन निकलेगा, रिजल्ट जब आएगा तो जिन निकलेगा, तो वैसा ही देखिएगा मुसलमान जो जागरूक हो गया नोटा दबा देगा। अगर एमआईएम का कैंडिडेट वहां नहीं होगा तो नोटा दबाना पसंद करेगा, उंगली में लगा करके कहेगा कि मैंने नोटा को वोट किया। इस लेवल की बिल्कुल, हम तैयारी लोग एमआईएम कर जमीनी रही है। हर सीट पे हमें लड़ना नहीं है, और लगभग हम लोग 100 के अंदर ही सीटों पे लड़ेंगे। ये फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष जी का है। तो हम लोग बूथ लेवल पे काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी इतनी बड़ी पार्टी नहीं है कि हम यात्रा इतना निकाल सकें, करोड़ों रुपए खर्च कर सके। हमारी जो क्षमता है, हम लोग निचले स्तर पे, बूथ लेवल, पंचायत लेवल, प्रखंड लेवल पे काम कर रहे हैं। जो भी 50-60 सीटों पे हमें चुनाव लड़ना है, उस लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं। आपकी पार्टी को और आपके पार्टी के आइडियोलॉजी पर बात करते हैं, उनका कहना है कि जो डिमांड और जो मांग राहुल गांधी और विपक्ष ने अपनी यात्रा के दरमियान किया है, करीब करीब वही मांग आप लोग भी कर रहे हैं। फिर जो है एमआईएम से इतनी दूरी, इतना परहेज, गठबंधन में शामिल नहीं करना, एमआईएम को जो है के डिमांड को भी खारिज करते रहना, ये अपने आप में एक सवाल कहीं ना कहीं उठाता है। आप क्या मानते हैं? देखिए, स्वार्थी हैं और अपने ऊपर उनको विश्वास नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि पिछली बार 5 विधायक जीत करके आए थे, इस बार अगर ये 25 विधायक हो गए, और हम लोगों के पास एक ही तो बात है कहने के लिए कि ये बी टीम के हैं, बी टीम के हैं, बी टीम के हैं। जिस दिन ये वाला टैग भी अगर हट गया, गठबंधन कर लिया, तो हम लोग को जो मुसलमानों का वोट बिना कुछ किए मिलता है, वो मिलना बंद हो जाएगा। इनको बिहार के विकास की चिंता नहीं है, इनको एम वाई समीकरण की चिंता है। तो ये मसला है मूलतः। नेता प्रतिपक्ष तो कम से कम तेजस्वी जी बने रहे। अगर मुख्यमंत्री नहीं भी बनते हैं, अगर मुसलमान की पार्टी, मुसलमान का नेता पैदा हो गया, तो नेता प्रतिपक्ष का कुर्सी भी चला जाएगा। तो ये चिंता है। लेकिन हम लोगों ने दिल बड़ा किया, जिन लोगों ने हमें पीठ पे छुरा भोंका, हमारे 4 विधायकों को तोड़ा, वैसी पार्टी से भी गठबंधन करने के लिए हम लोग तैयार हुए। ये हम लोगों ने बड़ा दिल दिखाया है। तो एम जो है, एम किधर, एम को, एम जब वाई एम समीकरण का जो दावा आरजेडी का, तो आप कह रहे हैं कि वाई जो है कहीं शिफ्ट हो गया है, तो एम को आप लोग अपनी तरफ शिफ्ट करा रहे हैं क्या? हाँ, बिल्कुल, एक नया समीकरण तैयार करना चाहते हैं। अरे भाई, आडवाणी जी का रथ आपने रोका था, तो इसका कर्जा क्या जीवन भर मुसलमान चुकाता रहेगा क्या? उनके नाली गली की चिंता कौन करेगा? उनके मदरसों की चिंता कौन करेगा? जो अत्याचार उनके ऊपर हो रहा है, एक मुसलमान का लड़का अगर जेल चला जाए, धमकी देता है कोई छोटा मोटा आदमी भी कि भाई तुम्हारे ऊपर आतंकवाद का केस करा देंगे, यूएपीए लगवा देंगे, ऐसा करवा देंगे, वैसा करवा देंगे। तो एक दहशत में जीता है। आज की सियासत में जिस तरह से राणा रंजीत खुलकर बात कर रहे हैं एमआईएम के लिए, मुस्लिम लीडरशिप के लिए और मुस्लिम समाज के लिए, ये भी जो है लोगों को हैरान कर रहा है। मेरी जाति का आबादी कम है, मैं अकेले बड़े सत्ता में या कुर्सी तक नहीं पहुंच सकता, और मेरे पास मुसलमान भाइयों के अलावा कोई दूसरा जाति बसता नहीं है, क्योंकि आज हर जाति का अपना पार्टी है। यादव का अपना पार्टी, कुर्मी का अपना पार्टी, कुशवाहा का अपना पार्टी, पासवान का अपना पार्टी, मांझी का अपना पार्टी। तो बसता क्या है? मुसलमान भाई बसते हैं। अगर हम दोनों एक दूसरे के लिए लड़ेंगे, संबंध बड़ा करेंगे, तो एक नया समीकरण जिसमें फॉरवर्ड समाज, मुस्लिम समाज और दलित समाज और वंचित समाज को एक करेंगे, और अगला मुख्यमंत्री, हम फॉरवर्ड समाज के लोग त्याग के लिए जाने जाते हैं, त्याग हम करेंगे,
लेकिन इस बार मुसलमान के बेटा के लिए त्याग करेंगे, दलित के बेटा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए त्याग करेंगे। बार बार केवल ओबीसी का बेटा क्यों मुख्यमंत्री बनेगा? तो एक नया समीकरण करेंगे। पहले भी आप देखिए मंडल कमीशन आरक्षण को लागू कराने का काम हमारे वीपी सिंह जी ने किया, जो हमारी राजपूत समाज से आते हैं। तो इतनी ताकत, इतनी क्षमता दूसरे किसी समाज में नहीं है। आपकी लड़ाई इस बार महागठबंधन से भी है और एनडीए से भी है। हमारी लड़ाई ईमानदारी की लड़ाई है। हमारी लड़ाई है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। ये जो लोग नहीं देना चाहते हैं उनसे हमारी लड़ाई है। हमारी लड़ाई है कि जिसको जितना अधिकार है उसको उतना हक मिलना चाहिए। ये केवल लोग नारा लगाते हैं, बात करते हैं और इस्तेमाल करते हैं। हम लोग सही मायने में उसको करने का काम करेंगे। चलिए एक आखिरी सवाल आपसे, एक आखिरी सवाल कि आप ये कह रहे हैं कि लोग पहले भी मांग करते रहे हैं कि डिप्टी सीएम मुसलमान क्यों नहीं बनाते हैं महागठबंधन के लोग जब मुसलमान वोटर की बात करते हैं, एमवाई की बात करते हैं। तो इस बार के चुनाव में एमआईएम जो है अपने लिए क्या रास्ता देख रही है? मेरा आखिरी सवाल है, क्या कहेंगे आप? देखिए वो जो थर्मामीटर इनके पास है जिसको लगा करके चेक कर लेते हैं कि भाजपा का बी टीम है, वो कहाँ मिलता है? जरा मैं पूछना चाहता हूँ आरजेडी वाले भाइयों से, कांग्रेस वाले भाइयों से। तो थर्मामीटर जिसको लगा के चेक कर लेते हैं। मुकेश सहनी जी भाजपा में पहले मंत्री थे, उनको आप ले लिए अपने टीम में। पशुपति पारा जी केंद्रीय मंत्री भाजपा में थे, वो बी टीम के लोग नहीं है और हम बी टीम के लोग हैं। देखिए हम लोग लड़ना जानते हैं अपने हक के लिए और हमने प्रयास किया, बड़ा दिल दिखाया। आपको नहीं स्वीकार है, बेशक मत करिए। हम लोग की कुछ पार्टियों से बात हो रही है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी उसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। दलित समाज से लेकर के हर समाज की कुछ पार्टी से मुख्य लोगों से बात हो रही है। बहुत जल्दी आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में थर्ड फ्रंट का चेहरा नजर आएगा। बहुत सीटों पे हम नहीं लड़ेंगे, हम केवल वहीं लड़ेंगे जहां हमारी जीतने की क्षमता होगी। हम वोट कटवा नहीं बनेंगे। ये हमारा आगे का लक्ष्य है जिसपे हम लोग काम कर रहे हैं। और बहुत शुक्रिया सहाफत मीडिया से बात करने का। तो थर्ड फ्रंट बनाने की बात कर रहे हैं। राणा रणजीत सिंह का कहना है कि एमआईएम जल्द ही थर्ड फ्रंट बनाएगी और जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी के सवाल को लेकर जो है बिहार विधानसभा चुनाव में चुनावी मैदान में जो है एमआईएम जाएगी। बहरहाल इस प्रोग्राम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। शुक्रिया।